पाई 2 कितना हो जाएगा बोलो, इस वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इस वाले फेस का एरिया कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर 2 वाले का, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, होगी कि नहीं बोलो? यस तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0, यस ये हो गया 0 cos 0। अब देखो E2 की वैल्यू कितनी है बोलो, इस फेस पे जब पहुंचोगे तो इस फेस पे, चूंकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड चली है और इस फेस पे जब पहुंचोगे तो इस फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 वाले पे, वो हो जाएगी E0 इंटू ए प्लस एल। यस यहां से लेंथ कितनी हो गई इस फेस की, सॉरी ए प्लस एल ए प्लस एल हो गई कि नहीं हो गई बताओ? तो इलेक्ट्रिक यस फील्ड हो जाएगा E0 इंटू ए प्लस एल कॉस जी, सॉरी, और एरिया, एरिया कितना हो जाएगा मेरे बच्चे बता? एल स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 ए प्लस एल इंटू एल, सॉरी फ्लक्स हो जाएगा E0 इंटू ए प्लस एल, एल स्क्वायर न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यस बाकी 5 3 5 4 5 5 5 6 इन सब के कारण तो 0 होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वो हो गया 0। तो बचा क्या नेट फ्लक्स बताओ, या नेट फ्लक्स क्या हुआ मेरे बच्चे देख, एक तो है माइनस ऑफ E0 ए एल स्क्वायर और दूसरा है E0 ए प्लस एल इंटू एल स्क्वायर। तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ E0 ए एल स्क्वायर प्लस E0 ए प्लस एल इंटू एल स्क्वायर। अगर आप इसे देखो सिंप्लीफाई करके, बाकी का 0 है तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ E0 ए एल स्क्वायर प्लस E0 ए एल स्क्वायर प्लस E0 एल क्यूब, यस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा E0 एल एल क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। नहीं आया, आया सर ये है फ्लक्स, ये होगा 0। ये जरूरी नहीं है कि क्लोज सरफेस हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही तो फ्लक्स 0 हो गया, जितना आया उतना गया। वो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इस सरफेस से आई है और कितनी इस सरफेस से बाहर जा रही है। अब आ जाओ, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, इसी पे तसल्ली हो जाए मुझे भी। ये है, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि तसल्ली हो जाए आपको और मुझे भी, थोड़ी कर दो तसल्ली, सी मेरे दिल में भी तसल्ली सी हो जाए यार, कुछ सीख रहे हो। इधर देखो, ये है, जल्दी से बना के मुझे दिखा दो। ये हो गया जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0 एक्स स्क्वायर आई कैप। ठीक, चलो ये दे दिया, ठीक है। क्यूब का साइड है आपका L मीटर, ठीक, और ये लेंथ यहां से 1 मीटर है, 1 मीटर, ये वाली लेंथ यहां से 1 मीटर, यहां से कितना है ये 1 मीटर डिस्टेंस पे क्यूब रखा हुआ है। तो आप बता दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से बताओ। 1 मीटर डिस्टेंस पे एक क्यूब रखा हुआ, फ्लक्स बताओ। सर E0 L की पावर 4 प्लस E0 2L क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। निकल गया भाई, बाकी सबके कारण तो 0 हो जाएगा, इस वाले फेस और इस वाले फेस के कारण होगा, काम खत्म, ये तो होगा, यस ठीक है। अब देखो, इधर देखो,
पहले वाले फेज से जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ई नॉट इंटू 1 स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ई नॉट एल स्क्वायर। चलेगा क्या? Yes, sir. दूसरे वाले फेज से जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा आपका ई नॉट इंटू 1 प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट एल स्क्वायर प्लस ई नॉट 1 प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ई नॉट एल स्क्वायर प्लस इसका आप स्क्वायर खोलोगे तो ये जाएगा 1 प्लस एल स्क्वायर प्लस 12। तो ये जाएगा ई नॉट एल स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट एल क्यूब प्लस ई नॉट एल टू द पावर 4। चलेगा क्या? Yes, sir. ये वाला खा जाएगा इसको। तो टोटल फ्लक्स हो गया वही जो वो आया, क्या? ई नॉट एल स्क्वायर इंटू ई नॉट एल क्यूब इंटू एल प्लस 2। ये तो आएगा Yes. ई नॉट एल क्यूब इंटू एल प्लस 2. ये आएगा टोटल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। ठीक, चलेगा? Yes. Yes. अच्छा, आप देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, क्लोज सिलेंडर है, ओपन सिलेंडर कल मैंने बताया था आपको। Yes, sir. ये क्लोज सिलेंडर है बच्चे, क्लोज सिलेंडर। ये इसका एक्सिस हो गया, एक्स, ये वाई और ये जेड। रेडियस सिलेंडर का आर है, आर है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर, स्मॉल आर। सिलेंडर यहां से ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है और सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल मीटर है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स टू द पावर हाफ आई कैप। तो बताना है कि कितना फ्लक्स जनरेट होगा, हाउ मच फ्लक्स विल जनरेट, या हाउ मच फ्लक्स विल प्रोड्यूस, या हाउ मच फ्लक्स विल पास थ्रू द सिलेंडर। टोटल फ्लक्स कितना होगा सिलेंडर से? सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितने फेस हैं? 3. 3। एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। बहुत जरूरी है कि जो शेप है उस शेप का फेस जानना। जब तक आप शेप का फेस नहीं जानोगे तब तक आप हर फेस से फ्लक्स नहीं निकाल पाओगे, और जब आप हर फेस से फ्लक्स निकालोगे नहीं निकाल पाओगे तो क्लोज्ड फिगर का टोटल फ्लक्स आपको नहीं पता चलेगा। तो बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि पहले ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में फेस कितने हैं। So E naught pi r square root a plus r minus root a. फाई वन निकाल लो, फाई वन हो जाएगा इसका, वन वाला ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही है वो तो आप देख ही रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी और इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर, 2 वाले का एरिया वेक्टर इधर और 3 वाले का एरिया वेक्टर इधर।
ये हो जाएगा आपका S1 में S2 और S3। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 वाले में परपेंडिकुलर है, yes sir, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो φ3 तो हो गया 0। तो टोटल फ्लक्स पहले यहां लिख सकते हो आप कि φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो 1 वाले के कारण जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, देखो 1 वाले के कारण फ्लक्स हो गया, 1 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E नॉट x टू द पावर x की वैल्यू है a, तो a टू द पावर हाफ, a टू द पावर हाफ, ठीक। और इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, सॉरी इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर yes sir, cos 180 डिग्री। कोई तकलीफ? no sir, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ E नॉट a टू द पावर हाफ पाई आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फेज 2 के कारण देखो, फेज 2 के कारण जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा E नॉट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या a प्लस एल हो जाएगी yes sir, होल टू द पावर हाफ इनटू एरिया। एरिया कितना है भाई 2 वाले का, क्या 2 वाले का एरिया भी पाई आर स्क्वायर ही होगा yes sir, cos 0। तो ये हो जाएगा बच्चे E नॉट a प्लस एल होल टू द पावर हाफ पाई आर स्क्वायर। तीसरे वाले के कारण तो 0 हो जाएगा, φ3 आपका 0 हो जाएगा। तो φ3 हो गया 0, क्यों, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री। तो φ1 और φ2 को ऐड करो, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस मेरे बच्चे आप बना लेंगे, yes sir, कोई दिक्कत नहीं। हर फेज का अपना फ्लक्स निकाल के सबको जोड़ दो, ये हो गया टोटल फ्लक्स। यही क्लोज सरफेस का फ्लक्स होता है। टोटल फ्लक्स या क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स हो गया वो फ्लक्स हर सरफेस के या हर फेज के फ्लक्स को ऐड करके जोड़ दो। या इसे ऐसे भी लिखते हैं, मैंने आपको फिर से बताया, ऐसे भी लिखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds। yes, क्लोज्ड का मतलब हो गया, क्लोज्ड का मतलब हो गया ये जो सर्कल सा बना हुआ है इसमें इंटीग्रल में, इसका मतलब हो गया क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब हो गया सारे फेसेस के फ्लक्स का सम, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ी चर्चा और आगे करते हैं। थोड़ी चर्चा आगे क्या करते हैं, हम लिखते हैं हम लोग, जैसे देखो मैंने एक चार्ज दे दिया Q, ध्यान से समझना, सब छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। और ये समझ लोगे तो फिर आपको फ्लक्स समझ में आने लगेगा और बहुत अच्छे से आने लगेगा। एक चार्ज Q है, इस चार्ज Q को हमने क्या किया, ये चार्ज Q है और इस चार्ज Q को हमने एक स्फीयर में बंद कर दिया। इसमें बंद कर दिया, स्फीयर, इसमें बंद कर दिया स्फीयर में। मैं स्फीयर बना देता हूं। इस स्फीयर में हमने इस चार्ज Q को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इस जो स्फीयर है उस स्फीयर का रेडियस मान लो कितना है बच्चे, कैपिटल R है, ठीक है। स्फीयर का रेडियस कितना है, कैपिटल R है। तो क्या ये चार्ज Q एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। पहले तो ये चार्ज Q क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करता है भाई, कोई भी चार्ज है क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। नहीं आया समझ में? आया। कोई भी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रोड्यूस करेगा मेरे बच्चे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर से कैसे पास होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कि नहीं इस स्फीयर से, बताओ। ऐसे ही तो पास होगी। yes sir, अरे हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही तो पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी
सरफेस से पास हो, किसी सरफेस से निकले, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना उस सरफेस से निकल रही है क्या वही फ्लक्स होता है? Yes, sir. नहीं आया। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस एरिया इज नोन एज व्हाट? Electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो कितना? हाउ मच विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हियर? निकाल सकते हो? निकालते। रुक जाओ, हम सिखाते हैं आप। हम आपको ऐसे नहीं देंगे, हम सिखाएंगे आप। तो देखो, यहां जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा भाई, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? देखो, ये अब देखो भाई, ये अच्छा ये बताओ, ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से पास होगी? ये स्फीयर से पास होगी कि नहीं होगी? तो स्फीयर एक क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस? Closed surface. क्लोज सरफेस। तो ये स्फीयर है, इस स्फीयर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और अगर किसी स्फीयर या किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, तो क्या वो फ्लक्स प्रोड्यूस करती है? बिल्कुल करती है। कितना फ्लक्स होगा यही निकालना है। तो बताओ फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई किसी क्लोज सरफेस से? अभी आपने बताया किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो होता है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। होता है कि नहीं होता है? बताओ। Yes, sir. क्लियर है? अब यहां बताओ, क्या हर सरफेस पे या हर सरफेस के हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, यहां देखो, मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस पॉइंट पे जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, उसका डायरेक्शन क्या होगा बताना? उसका भी तो डायरेक्शन यही होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. एरिया वेक्टर सरफेस या फेस पे हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर छोटा सा भी फेस ले लिया आपने, तो उस छोटे से फेस पे भी एरिया वेक्टर क्या होगा? Perpendicular. परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही निकलेगा बाहर की तरफ। मान लो ये छोटा सा एरिया डीएस हो गया, एरिया वेक्टर डीएस हो। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 0. 0 degree. 0 डिग्री। क्या ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हर जगह 0 डिग्री होगा? Yes, Yes, sir. sir. नहीं आई बात समझ में? आई, Yes, sir. sir. तो हम लोग क्या करें कि एक छोटा सा एरिया लेके और उस छोटे से एरिया पे फ्लक्स निकाल के अगर हम टोटल को इंटीग्रेट कर दे, तो क्या पूरे वॉल्यूम पे फ्लक्स निकल जाएगा कि नहीं? या पूरे क्लोज सरफेस पे फ्लक्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. तो देखो क्या करते हैं हम लोग, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएस मतलब हो गया ई इंटू डीएस कॉस कितना? 0 डिग्री। नहीं आया। आया, sir. ई इंटू डीएस कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों लिखा मैंने? क्योंकि छोटे से एरिया पे, ये हमने छोटा सा एरिया लिया बच्चे, इस छोटे से एरिया पे जो एरिया वेक्टर छोटे से एरिया का है वो आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उससे बाहर निकलेगी वो भी क्या होगी? उस सरफेस या उस फेस पे परपेंडिकुलर होगी। तो Yes, sir. दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। Yes, sir. कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो देखो यहाँ ये हो जाएगा आपका E इंटू डीएस, सीधा सीधा कॉस जीरो की वैल्यू हो गई 1। चलेगा? Yes, sir. अब देखो क्या करो, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको पता है कि नहीं पता है? किसी Yes, पॉइंट sir. चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. कितनी होगी बताओ? AQ upon R square. AQ अपॉन R R square. square. होगी कि नहीं होगी बताओ? Yes, Yes. अच्छा, sir. चाहे वो पॉइंट यहाँ हो चाहे वो सरफेस पे कहीं पे भी हो, हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर होगी? Yes, sir. Yes, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल? Constant. constant. तो कांस्टेंट को क्या हम लोग बाहर ले सकते हैं क्या? Yes, sir. तो हमने बाहर ले लिया यार।
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने ले लिया बाहर। अब बचा क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस, क्लोज्ड इंटीग्रल ds ds अब क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस की क्या वैल्यू होगी? डीएस क्या है? व्हाट इज डीएस? डीएस इस जो वॉल्यूम है ना, सॉरी जो जो ये आपका स्फीयर है, इस स्फीयर का छोटा सा सरफेस का एरिया है। तो अगर हम लोग इंटीजर मतलब इंटीग्रल कर रहे हैं उसका, अगर समाकलन कर रहे हैं उसका, तो इस छोटे 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 सारे एरिया को जोड़ देंगे तो पूरे एरिया का इंटीग्रल मिल जाएगा कि नहीं? हमको मिल जाएगा। yes sir नहीं आई बात समझ? I yes sir तो ये बताओ क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस क्या होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द या पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसके पृष्ठ का क्षेत्रफल? स्फीयर के, गोले के। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई बताओ? 4 pi 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर? yes sir नहीं आई बात? अरे आया नहीं आया? आया sir पक्का? yes sir अब यहाँ आपको एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो हमने गोला किया हुआ है, इस गोले का नाम लिख लो क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस। अगर आपको कहीं लिखना है तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या बताएगा आपको? ये बताएगा पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। नहीं आया समझ में? आया ये क्या बताएगा आपको? क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस अगर कहीं लिखा है, इंटीग्रल डीएस अलग चीज है, क्लोज्ड इंटीग्रल डीएस अलग चीज है। क्लोज मतलब सरफेस हो गया पूरा, तो पूरे सरफेस का क्षेत्रफल ये बताएगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएगा ये। नहीं आया? तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्लोज इंटीग्रल डीएस बताएगा आपको। तो क्लोज इंटीग्रल डीएस अगर आपको कहीं लिखना है, इसका मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको निकालना है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ कैसा है? स्फेरिकल है, गोला है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये आप जानते हो। क्लियरिटी है कि नहीं, बताओ? yes sir ठीक, अच्छा। अब आ जाओ बच्चे, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई और कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यही तो आया था। yes sir अब देख बच्चे, आर स्क्वायर को खा गया। के की वैल्यू अगर हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंटू क्यू इंटू 4 पाई, चलेगा क्या? नहीं आया? तो ये देखो 4 पाई को खा गया। अरे के आपका क्या है? कांस्टेंट ही तो है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। yes sir तो 4 पाई खा गया। तो ये देखो फ्लक्स क्या बचा बच्चे, या फ्लक्स क्या आया? क्या फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया? yes sir yes sir क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पहले इसे लिखो, फिर मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। लिखो इसे। कर लिया इसे? बैक करो, देखो। कर लिया? yes sir ठीक, ये हो गया। तो यहां जो फ्लक्स आया बच्चे, फ्लक्स आया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो आया। yes sir Q अपॉन epsilon naught एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है? वो पॉइंट चार्ज है जो कि उस स्फीयर में बंद था।
ध्यान से समझना, क्योंकि पॉइंट्स है बहुत सारे हैं और ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल में इसे अप्लाई कर पाते हो, तभी आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना पाते हो, अदरवाइज नहीं बनता है। कंसेप्चुअल अगर बनाना है तो आपको इस पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। अब मैं ये धीरे धीरे ये पॉइंट बताऊंगा आपको कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। पहला, क्या जो फ्लक्स आया है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है? Yes, sir. स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उस पर डिपेंड कर रहा है? क्या ये फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड कर रहा है स्फीयर के कि नहीं? No, sir. क्या ये फ्लक्स, अच्छा मान ले, और किन बातों पे डिपेंड कर रहा है ये? और किन बातों पे फ्लक्स ये डिपेंड कर रहा है? और डिपेंड कर रहा है उसके अंदर जो मीडियम, उसके अंदर जो मीडियम उस पे डिपेंड। तो हम लोग मीडियम की अभी बात ही नहीं कर रहे, हम एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो ये जो फ्लक्स है ना, ये फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? कि वो जो स्फीयर हमने लिया था उस स्फीयर में जितना चार्ज था उस पे डिपेंड कर रहा है। तो लिख लो इस बात को कि फ्लक्स विल डिपेंड्स ओनली ऑन, फ्लक्स केवल और केवल निर्भर करता है उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पे, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है। अब मैं आपसे पूछूं, ये समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। और किन बातों पे डिपेंड नहीं करता है? क्या उसके स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड किया ये? No. नो सर। ध्यान से समझना अब इसको। अगर मैं बच्चे यही चार्ज, यही पॉइंट चार्ज क्यू, सॉरी यही पॉइंट चार्ज क्यू मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि अब ये रेडियस हमने 1 मीटर नहीं 2 मीटर दे दिया, कितना दे दिया? 2 में 2. 2 मीटर। 2 मीटर रेडियस का जो एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर हमने एक चार्ज है जो कि Q है, उस Q को हमने बंद कर दिया है। ठीक है, अब बताओ फ्लक्स कितना होगा? सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बता, अगर मैं इस चार्ज को, ध्यान से समझना, इस चार्ज की सेंटर से पोजीशन हटा दूं, कहां से पोजीशन हटा दूं? सेंटर से। हमने इसकी पोजीशन यहां कर दी, यहां कर दी, यहां कर दी, हमने सेंटर से पोजीशन हटा के यहां कर दिया। रेडियस इसका अभी भी 2 मीटर है। बताओ फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। No. क्या पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। No. क्या रेडियस पे डिपेंड कर रहा है? नो। अच्छा इसी चार्ज को मैंने इसमें बहुत, ये ना ये सारी चीजें आप लिखते रहना कि ना चार्ज पे डिपेंड, सॉरी ना पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ना ही रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा इसी चार्ज को मैंने इस शेप में बंद कर दिया, इस शेप में बंद कर दिया। अब फ्लक्स बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या शेप पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो फ्लक्स किसी चार्ज के कारण ना तो उसके शेप पे डिपेंड करता है, ना ही Radius. पोजीशन पे डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है मेरे बच्चे, बोलो। यस सर। शेप पे डिपेंड नो। नहीं करता, लिखो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज की पोजीशन क्लोज सरफेस के अंदर क्या है उस पे डिपेंड
नहीं करता। चार्ज की क्या पोजीशन है उस क्लोज सरफेस के अंदर, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ओके। साइज पे रेडियस चाहे r हो, चाहे 2 मीटर हो, चाहे 3 मीटर हो, इस पे भी डिपेंड नहीं करता। कि करता है? नहीं करता। आप देखो, ये एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक चार्ज हमने बंद कर दिया। इस क्यूब के अंदर हमने चार्ज बंद कर दिया। यहाँ एक चार्ज है, इसके बीच में ले जाके एक चार्ज क्यूब हमने बंद कर दिया। क्यूब की साइड है a मीटर, क्यूब की साइड है a मीटर, उसके अंदर हमने एक चार्ज बंद कर दिया। टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q upon epsilon naught. Q अपॉन Epsilon naught. एप्सिलॉन। चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, या वो स्फीयर हो, या फिर वो किसी भी शेप का हो, अगर उसके अंदर चार्ज बंद है, जितना चार्ज बंद है उन्हीं चार्ज के कारण फ्लक्स होगा। और फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बाकी और कुछ नहीं होगा। शेप साइज चाहे जैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है. नहीं है। शेप साइज चाहे जैसा भी हो, उससे मतलब नहीं। अच्छा, अब देखो, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा था? ध्यान से सुनो, क्योंकि शेप साइज पे डिपेंड नहीं। अगर आपसे कहे इसमें कितने फेस हैं? 6। अगर आपसे कहे कि टोटल 6 फेस के कारण फ्लक्स हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हो गया कि नहीं हो गया? Yes sir. अगर आपसे कहे एक फेस से कितना फ्लक्स होगा? 1/6 Q upon epsilon naught. टोटल फ्लक्स, भाई आपने अभी इससे पहले फ्लक्स निकाला था, इस फेस से फ्लक्स, उस फेस से फ्लक्स, इस फेस से फ्लक्स, इस फेस से फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स आपने लिखा था कितना? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, यही तो लिखा था। बोलो Yes sir. हाँ कि ना? Yes, sir. अरे Yes लिखा sir. था कि नहीं लिखा था? Yes, Yes sir. sir. टोटल फ्लक्स कितना आया था बताओ? यही तो आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Yes sir. और Yes, sir. फ्लक्स, तो एक फेज से कितना फ्लक्स होगा? 1/6 epsilon naught. Q 1/6 होगा, क्योंकि सारे फेज से जो फ्लक्स है ना वो समान निकलेगा। Yes, चार्ज sir. चाहे सेंटर में रखा हो, चाहे इधर कहीं पे भी रखा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. नहीं है। तो टोटल फ्लक्स जब होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से कितना फ्लक्स होगा? सारे फेज से चूंकि फ्लक्स बराबर निकलेंगे, तो टोटल 6 फेज है, तो अगर एक फेज से फ्लक्स फाई है, तो 6 फेज से फ्लक्स कितना होगा? 6 फाई होगा। तो एक फेज Yes से sir. फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक फेज से फ्लक्स हो जाएगा बच्चे 1/6 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ? Yes sir. ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ, एक चार्ज है जो कि किसी क्यूब में बंद किया हुआ है। कहां बंद किया हुआ है? अगर पोजीशन भी आपको बता दे तब भी आप मार देना। कहीं पोजीशन हो, क्या हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपसे पूछे कि एक फेज से कितना फ्लक्स होगा, तो आप तुरंत कह देना कि Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सारे फेज से, जितना भी फेज है उस सारे फेज से फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक फेज से कितना हो जाएगा? चूंकि 6 फेज है, तो एक फेज से कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 6।
चलेगा? Yes, sir. आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. आप देखो, लिखो गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट गॉस लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ? कहता है किसी भी क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स, ये कहता है, पहले मैं लिख दूं इसको फिर मैं बताता हूं आपको। phi is equal to q include phi is equal to E dot ds and that is equal to q enclose upon epsilon naught. q enclose upon Epsilon naught. ये कहते क्या है साहब? कहते हैं कि ऐसा है कि किसी भी बंद ब्रिज से गुजरने वाला एनी क्लोज सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मैं बताता हूं आपको, थ्रू एनी क्लोज सरफेस total flux through any closed surface is equal to, in a free space is equal to is equal to one upon epsilon naught times charge enclosed by that surface. 1 upon epsilon naught times charge enclosed by that surface. Enclosed by that surface. टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के कारण, किसी बंद पृष्ठ के कारण जो टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके? 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times जो उस क्लोज पृष्ठ में चार्ज बंद है उसके। समझ में आई बात? Yes. इससे पहले अगर आप स्फीयर वाला केस देखो या ये क्यूब वाला केस देखो, तो ये क्यूब एक क्लोज पृष्ठ है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. और इस क्लोज पृष्ठ में कितना चार्ज बंद है? क्यूब। Yes, sir. तो इसके कारण जो फ्लक्स हुआ वो क्या हुआ बच्चे बता? इसके कारण जो फ्लक्स हुआ वो हुआ 1 upon epsilon naught टाइम्स जितना चार्ज बंद है। कितना चार्ज बंद था? Q. यही कहते हैं कि इसको किसने कहा? गॉस ने कहा। किसने कहा? गॉस ने कहा कि ऐसा है मेरे बंधु, मेरे भाई, कि किसी भी क्लोज सरफेस के कारण जितना फ्लक्स होगा वो बराबर होगा उस 1 upon epsilon naught टाइम्स जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस में इनक्लोज, जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस में इनक्लोज्ड। ठीक है? अब देखो उसी की बातों को अगर आप आगे ले लो, इधर देखो ये क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस को क्या कहा इन्होंने गॉस ने कि मान लो कि एक चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू हमने इस क्लोज सरफेस में बंद किया हुआ है।
ऐसा एक क्लोज सरफेस ले लिया हमने, इस क्लोज सरफेस में एक चार्ज क्यू बंद कर दिया। तो ये जो चार्ज क्यू बंद है ना बच्चे, ये जो चार्ज क्यू बंद है इस सरफेस में, इस जो सरफेस को उन्होंने कहा ना, इस सरफेस को कहा गॉसियन सरफेस। क्या कहा इसे? जिस क्लोज सरफेस की आप बात कर रहे हो उस क्लोज सरफेस की उन्होंने क्या कहा गॉस ने, कि ऐसा है इस क्लोज सरफेस का नाम हम क्या देते हैं? गॉसियन सरफेस देते हैं। क्या देते हैं? गॉसियन गॉसियन सरफेस। सरफेस। तो किसी भी क्लोज सरफेस में जितना चार्ज बंद है उसी चार्ज के कारण जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 टाइम्स उस जो है क्लोज सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है, वही बराबर होता है उस टोटल फ्लक्स के या फ्लक्स। इसको गॉस ने कहा, ठीक है। और ये टोटल फ्लक्स आप जानते ही हो कि किसी क्लोज सरफेस के कारण जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है E.ds। होता है कि नहीं बताओ? यस सर। तो ये एक तरीका था, इस तरीके से गॉस ने क्या किया कि क्लोज सरफेस के कारण फ्लक्स निकलवा दिया आपसे और कहा कि ऐसा फ्लक्स होता है E.ds। तो यहां से आप ना जानते हो क्या निकाल सकते हो? किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो आराम से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट पे या किसी भी जगह पे क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं गॉस लॉ को यूज करके। किसको यूज करके? गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करके हम लोग किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स लिखना हो तुरंत लिख देंगे कि नहीं, ये बताओ? यस सर। चलो अब देखो धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हैं गॉस लॉ की तरफ। तो गॉस लॉ का पहले तो प्रूफ देख लो इसका कि क्या गॉस लॉ ने जो कहा ये सही है कि गलत। गॉस ने जो कहा वो सही है कि गलत है, उसका प्रूफ देख लेते हैं। तो लिखो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ, हालांकि किसी लॉ का प्रूफ नहीं है लेकिन जो है चूंकि यहाँ आपने पढ़ लिया इसलिए हम प्रूफ दिखा दे रहे हैं। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हो क्या? या इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो क्या कितना होता है? यस सर। कितना होता है? KQ/R सर। होता है ना। देखो इसी को प्रूफ करते हैं। मान लो पॉइंट चार्ज यहाँ Q आपने रख लिया और इस पॉइंट चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ से R डिस्टेंस पे आप क्या निकालना चाहते हो? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। क्या निकालना चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो कि भाई ये उस पॉइंट O पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप बता दो मुझे। तो चूंकि आप जानते हो कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे क्या जगह अगर पॉइंट R डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/R²। ये आप जानते हो बात को। इसी को हम लोग गॉस लॉ से प्रूफ करते हैं। देखो कैसे क्या करें हम लोग कि इस R डिस्टेंस का एक क्लोज सरफेस बना ले। क्या बना ले? क्लोज सरफेस। अच्छा क्लोज सरफेस ऐसा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो, फ्लक्स फाइंड आउट करोगे तो क्लोज सरफेस कैसा भी हो ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो क्लोज सरफेस कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है। इस बात को लिख लेना कि सर आपने तो कहा था कि क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के कारण जो फ्लक्स होगा वो होगा उस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा अपन ε0। बिल्कुल सही है, फ्लक्स के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इस चीज को यूज करके अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप मस्ट है कि ऐसा गॉसियन सरफेस या ऐसा क्लोज सरफेस चूज करोगे जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए। नहीं आई बात समझ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि नहीं बताओ? यस। क्लियर है ना? तो इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो मेरे बच्चे ऐसा सरफेस लेंगे ना, ऐसा सरफेस लेंगे जिससे कि ऐसा सरफेस लेंगे जिससे कि उसके हर पॉइंट पे, उस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। क्लियरिटी है कि नहीं ये बताओ? यस सर। ऐसा सरफेस लेंगे जिससे कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम।
तो कैसा इस पॉइंट चार्ज के लिए अगर r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसा सरफेस लेना चाहिए, कैसा क्लोज सरफेस लेना चाहिए जिससे कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, सेम हो, स्फेरिकल। कैसा? Spherical. Spherical. क्योंकि r डिस्टेंस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही r डिस्टेंस पे यहाँ पे भी होगा, Yes, sir. वही r डिस्टेंस पे यहाँ पे भी होगा, वही r डिस्टेंस पे यहाँ, वही r डिस्टेंस पे, मतलब r डिस्टेंस पे हर जगह होगा कि नहीं होगा ये। होगा। तो इस क्लोज सरफेस को क्या नाम दिया उसने? Gaussian. गॉसियन। तो एक हमने गॉसियन सरफेस चूज किया। क्या चूज किया? Gaussian surface. लिख लो, इस गॉसियन सरफेस को चूज करना ही इंपॉर्टेंट है। अगर गॉसियन सरफेस आपने चूज कर लिया तो समझ लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, और गॉसियन सरफेस अगर आप चूज नहीं कर पाए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहते हैं भैया? कहते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो कहते हैं। गॉस ने क्या कहा? ये फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स क्या होता है किसी क्लोज सरफेस के कारण? E डॉट ds होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। Yes, sir. अब बताओ, ये गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, Yes, sir. कितना चार्ज इनक्लोज है बताओ? Q. चलो लिख लो Q। लिख लिया? Yes, sir. चलो बताओ, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds हो गया Q इनक्लोज Q अपॉन Epsilon naught. हो गया। हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चाहिए? Electric field. क्यों चाहिए? क्योंकि हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ऐसा है। देखो हम गॉस लॉ से प्रूफ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर आएगा। वही प्रूफ करना चाहते हैं ना? Yes, sir. देखो क्या किया, यहां से किसी डिस्टेंस R पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, एक छोटा सा ये। तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, Yes, sir. और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी Yes, sir. बाहर की तरफ। दोनों का डायरेक्शन एक ही, Yes, sir. दोनों का डायरेक्शन एक ही, मतलब थीटा। 0 degree. चलो भैया, तो ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल E इंटू ds cos 0 चलेगा क्या? Yes, sir. इज इक्वल टू Q अपॉन। Epsilon naught. अब ये बता बच्चे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी कि अलग होगी? Same होगी. पक्का? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई कि वेरिएबल हो गई? Constant. बाहर निकाल सकते हैं उसे। Yes, sir. क्लोज्ड इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू मैंने बताया था आपको। ये क्या है? Yes, sir. 4 pi r square. क्लोज सरफेस का एरिया है कि नहीं बताओ? है. ये क्या है? इट इज व्हाट? इट इज व्हाट? Closed surface area. एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। तो एरिया ऑफ क्लोज सरफेस, क्या ये क्लोज सरफेस एक स्फीयर है? Yes, sir. स्फीयर का एरिया क्या होता है भाई? 4 pi r square. तो लिख लो, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई R square. इज इक्वल टू Q upon epsilon naught. R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन। Epsilon naught. तो देख बच्चे, E इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ sir. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K. KQ अपॉन। R square. क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. क्या सही है हम लोग? Yes, sir. Yes, तो sir. प्रूफ कर दिया हमने किसको? गॉस लॉ। Gauss law को. दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। दिस इज द प्रूफ ऑफ। Gauss law. ठीक है, इधर से चल के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो या उधर से आके Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, दोनों सही है। इधर से चल के क्या निकाल दो? Q upon epsilon naught. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई इधर से चल के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, इधर से चल के हमने क्या निकाल दिया? Electric field. इलेक्ट्रिक। या उधर से चल के क्या निकाल दो आप कि फ्लक्स कितना होना चाहिए? Q अपॉन Epsilon naught. दोनों सही। या उल्टा चलो, देखो उल्टा चल दे हम लोग तो
फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds होता है कि नहीं होता है बताओ? Yes, sir. इसी में ये उल्टा चल रहे हैं, अपोजिट अपोजिट। अब हम लोग क्या प्रूव कर देंगे यहां से हम लोग प्रूव कर दें कि क्या ई डॉट ds q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं है। Yes, अगर sir. ये प्रूफ कर दे तो क्या गॉस लॉ फिर से प्रूफ हो जाएगा? Yes, sir. तो देखो यहाँ हम क्या कर दें, q इनक्लोज ई डॉट सॉरी इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या kq अपॉन r स्क्वायर हर जगह कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी? Constant. कांस्टेंट होगी। क्लोज्ड इंटीग्रल ds, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ds किसके बराबर होता है भाई? 4 pi r square. 4 पाई r स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा kq स्क्वायर सॉरी kq स्क्वायर करो मैं kq अपॉन r स्क्वायर kq अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी अपॉन r स्क्वायर इनटू क्लोज्ड इंटीग्रल ds ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो ये सॉरी 4 पाई को काट रहा हूं मैं, r स्क्वायर को खा गया, r स्क्वायर को खा गया, तो क्या बचा यहाँ kq 4 पाई इंटू 4 पाई इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो k की वैल्यू कितनी है भाई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Yes, 1 sir. अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू 4 पाई इज इक्वल टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 4 पाई को खा गया, तो ये देखो q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये प्रूफ है किसका? Gauss law. गॉस, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस। ठीक, और इसी का अब एप्लीकेशन, इसी का Application. एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हम लोग कैसे करते हैं? गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या निकालने में? इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।